हेलो एंड हाय। डस्ट ऑफ स्नो पर जो एमसीक्यू सीरीज है उसका ये थर्ड ट्यूटोरियल पार्ट है जिसमें हम कुछ पोएटिक डिवाइसेस को स्टडी करेंगे एमसीक्यू के रूप में, ठीक है। क्योंकि इसका जो ट्यूटोरियल है पोएम का वो तो ऑलरेडी बना हुआ है और इसका लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपका मन करे तो आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा, आपको पोएम पूरी तरह से समझ में आ जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ दैट, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो एमसीक्यू सीरीज़ में पोएटिक डिवाइसेस से रिलेटेड एक डिवाइस को मैं इसमें डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि जिसका फर्स्ट ट्यूटोरियल पार्ट था इस एमसीक्यू सीरीज़ का इस पोएम पर, उसमें हमने क्वेश्चन लिया था जो सीबीएसई क्वेश्चन बैंक को मैंने लिया था। उसमें मतलब वो वहीं उन्हीं के दिए हुए क्वेश्चंस को हमने कवर किया था। तो उसमें एक पोएटिक डिवाइसेस आया था, ज़रा बताइए कौन सा था? सिनेक्डिकी। वहीं से समझ में आया कि भाई पोएटिक डिवाइसेस पूछे जा सकते हैं तो उनको भी कवर करना है। तो पहला पोएटिक डिवाइस जो है वो है राइमिंग स्कीम, हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए राइमिंग स्कीम को हम कवर करते हैं। जरा अगर वो ट्यूटोरियल मेरा देखा हुआ है, नहीं भी देखा हुआ है, अगर आप राइमिंग स्कीम निकाल सकते हैं जरा बताइए क्या राइमिंग स्कीम है। देखिए, क्रो स्नो, ए मी बी, ट्री बी। तो इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी, यानी कि ए बी, दिस इज द आंसर। इसमें भी यही है, ए बी। दूसरा क्वेश्चन हमारा है द प्रोमिनेंस ऑफ वोवल साउंड थ्रू आउट अ लाइन इज कॉल्ड एजोनेंस। एजोनेंस के बारे में आप जानते होंगे ना कि नियर बाई वर्ड्स में वोवल साउंड रिपीट होता है ना, तो वहाँ पर एजोनेंस आता है। तो इसमें दिया गया है कि आपको वो लाइन पहचाननी है डस्ट ऑफ स्नो पोएम में जिसमें एजोनेंस का यूज हुआ है। तो हमको यहाँ ऑप्शंस देखने हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन है शूक डाउन ऑन मी। तो इसमें देखिए ओ, तो यही इसका आंसर है। यहाँ पे एजोनेंस यूज हुआ है क्योंकि इसमें वॉवल साउंड प्रोमिनेंट है, रिपीट हो रही है, नियर बाई वर्ड्स में रिपीट होती है। अगला क्वेश्चन है, वीडियो को मैं छोटा ही रखना चाहूँगा, एलिटरेशन, बहुत ही आसान। तो इसमें दिया है कि इन लाइंस में कहाँ यूज़, अगर एक बार यूज हुआ है तो यूजेस हो जाएगा, और सिंगल एक से ज़्यादा यूज हुआ है तो यूज हो जाएगा, है ना। इसीलिए यहाँ पर इस तरह से दिया गया है, जनाब एक से ज़्यादा यूसेज भी यहाँ पे हो सकते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट, एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन मतलब ये होता है कि जैसे एजोनेंस में जो कॉन्सोनेंट जो वोवल साउंड होती है वो रिपीट होती है, मतलब एक ब्रॉडली मैं बता रहा हूँ। और कॉन्सोनेंस में एलिट्रेशन में क्या होता है कि नॉर्मली बिगिनिंग में साउंड रिपीट होती है। अब जैसे इसमें देखिए हैज़ गिवन माई हार्ट, तो इसमें देखिए हैज़ में एच एंड हार्ट में एच, और इधर देखिए आप शेप्ड में एस एंड सम में एस। तो ये 1 and 3 अगर ऑप्शन है तो हम उसको ले लेंगे, 1 and 3 इसमें एलिट्रेशन यूज हुआ है, ठीक है, और वो जनरली कॉन्सोनेंट रहता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज इन ऑलमोस्ट ऑल लाइन्स। ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, मैंने बनाया। इस पोएम में एक ऐसा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है जो एक लाइन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी लाइन में है। वो है इंजॉयमेंट। पोएम में एक लाइन से जब दूसरी लाइन पे हम मूव करते हैं और कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं हुआ है तो वहाँ पर इंजॉयमेंट का यूज होता है। अब देखिए यहाँ पर कहीं पे भी किसी भी पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं हुआ, इतना प्रोमिनेंट इंजॉयमेंट का यूज हुआ है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। लास्ट में कहीं जाके एक पंक्चुएशन का यूज हुआ है। तो ये जितने विदाउट पंक्चुएशन लाइन्स हैं सब इंजॉयमेंट का उदाहरण है। तो इट हैज़ बीन यूज थ्रू आउट द पोएम। ये भी पूछा जा सकता है कि थ्रू आउट पोएम किस पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज इन द फ्रेज डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो में कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है? तो कॉन्सोनेंस असोनेंस की बात नहीं है, यहाँ पर मेटाफर यूज हुआ है। क्योंकि देखिए डस्ट ऑफ स्नो का मतलब ये है कि यहाँ पर जो स्नो है, ठीक है, उसको डस्ट से कंपेयर किया गया। क्योंकि जो मेटाफर होता है एक रूपक अलंकार होता है, उसमें हम किन्हीं दो चीज़ों को एक कोवर्ट कंपैरिजन होता है, मतलब दोनों में कोई ना कोई कॉमन एट्रीब्यूट क्वालिटी हम लोग ढूंढ लेते हैं। तो
जो स्नो गिर रही है उसके जो पार्टिकल्स हैं और डस्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं दोनों टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, है ना, स्नो फ्लैक्स और डस्ट के पार्टिकल्स। तो दोनों में क्या है कि दोनों पाउडरी टाइप के दिख रहे हैं और हम लोग मेटाफर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते ही रहते हैं। तो ये मैं पोएटिक डिवाइस समझाने के लिए ट्यूटोरियल नहीं है, बल्कि एमसीक्यू के लिए ट्यूटोरियल यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ये हो गया। और कोई और क्वेश्चन लेते हैं? कोई और क्वेश्चन है नहीं अब, तो ये यहीं पे है। अब मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, पोएम 4 लाइन की हो 5 लाइन की हो, एक बार डीपली अगर आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उससे हम 50 क्वेश्चन बजाएं। इससे अच्छा है कि हम 2 4 10 क्वेश्चन करके प्रैक्टिस कर लें। क्योंकि अब आपसे पूछा था हेमलॉक ट्री कैसा होता है, कौन बैठा था, पोएट कहाँ से गुजर रहा था, क्या गिरा उसके ऊपर, किस पर गिरा, कैसे गिरा होगा, कौवा क्या कर रहा होगा। अब इस तरह के बनाने लग जाऊँ तो नए कितने क्वेश्चंस बनेंगे। ओके, तो मेरा समझ गए होंगे। मेरा मकसद इस ट्यूटोरियल को बनाने का एक हल्का फुल्का एक इंडिकेशन था कि लेट वी बी प्रिपेयर्ड, एक कॉन्फिडेंस के साथ कि हम कर रहे हैं तो ऐसे कोई क्वेश्चन आएगा और हम उसको भी कर ले जाएंगे। तो इस तीनों ट्यूटोरियल के साथ ये एमसीक्यू सीरीज डस्ट ऑफ स्नो पे पूरी होती है। अगला हमारा जो फायर एंड आइस पर होगा ट्यूटोरियल, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ही पोएम है, वो भी छोटी सी पोएम है और वो पोएम थोड़ा सा ईजी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा फिलॉसफी थी, है ना। तो बाकी चीज़ें और हमारी वेबसाइट पे भी इसका मैटर दिया गया, वहाँ पे भी जाके आप स्टडी कर सकते हैं, उसका भी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो सेइंग यू गुड बाय, थैंक यू।